Hello students, welcome to Mid Benches classes. Hello. So yesterday we have completed evidences of evolution. उसमें हमने पढ़ा morphological evidences, then anatomical evidences, vestigial organ, paleontological evidences, connecting links, and last was embryological evidences. Now we'll go to the Darwin's theory of natural selection. Okay. So, Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observations of those specimens, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of fittest. For this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Species. ओके नो व्हाट डिड चार्ल्स डार्विन डिड उन्होंने कलेक्ट किया बहुत सारे स्पीसीज को इन्यूमरेबल ओके किसके प्लांट्स एंड एनिमल्स के एंड डिपेंडिंग उनके ऑब्जर्वेशन पर वो स्पेसिमेंस के उन्होंने अपनी एक थियोरी पब्लिश की द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उसमें बताया जाता है प्रीचर्स की सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो प्रॉपर वो अडेप्शन को फिट हो जा रहा है सर्वाइव कर पा रहा है उस अडेप्शन में वो ही आगे क्या कर रहे इवॉल्व कर रहे फॉर दिस पर्पज़ डार्विन हैड पब्लिश अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उन्होंने एक बुक पब्लिश किया उस पर क्या नाम है उस बुक का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाइल एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिशियली क्या बोला उन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्या बोला डार्विन ने क्या एक्सप्लेन किया कि दैट ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिशियली ऑल द ऑर्गेनिज्म compete विथ ईच अदर वो एक दूसरे से compete कर रहे हैं इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर ओके इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर मीन्स अब जब चेंजेस होगा इट्स ऐसा नहीं है कि चलो वो तुरंत हो जाने वाला है इट टेक्स अ लॉट ऑफ ईयर्स है ना सो डिपेंडिंग कि वो कैसे मैनर्स में रह रहे किस एटमॉस्फेयर में रह रहे इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शोज द मॉडिफिकेशन एसेंशियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन अब इस कॉम्पिटिशन्स में वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं वही आगे क्या होता है मॉडिफिकेशन दिखा सकते हैं जो वो कॉम्पिटिशन में विन कर पाए हावेवर beside this natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish अब ये तो है बट उसमें भी और एक ये कंपटीशन में और एक चीज़ क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन वैसे ही ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है जो इस मॉडिफिकेशन को उस चेंजेस को क्या कर पाए उसके लिए फिट हो पाए अगर वो ऑर्गेनिज्म फिट नहीं है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा पेरिश हो जाएगा जैसे हमने डायनासोर्स के बारे में देखा अब वो सर है क्या नहीं है हमें उनके कंकाल मिले फॉसिल्स मिले तब हमने जाना कि ऐसे भी कुछ और क्रिएचर्स थे पहले ओके सो sustaining and selected organism can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific characters जो उस एटमॉस्फेयर को सस्टेन कर पाता है वही सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म आगे चल के क्या करता है रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है और उसकी अपनी स्पीसीज को अपने जैसे यंग वंस को जन्म देता है विद स्पेशल स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डार्विन थियरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन काफ़ी समय तक इनकी जो थियरी है ये एक्सेप्ट किया गया ओके डार्विन थ्योरम नेचुरल वॉज वाइडली एक्सेप्टेड ड्यूरेशन हावेवर सम ऑब्जेक्शंस वेयर रेज्ड अगेंस्ट द थियरी कुछ ऑब्जेक्शंस थे इस थियरीज के तो वो क्या है देखिए नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन पहला रिस्ट्रिक्शन क्या था सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन इज़ यही अकेला ऐसा फैक्टर नहीं है कि वो इवोल्यूशन को रिस्पॉन्सिबल करे एंड इवन डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन अब जैसे कि हमने वेस्टिगल ऑर्गन्स पढ़ा कुछ लोगों के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए वो यूज़फुल है किसी के लिए नहीं है तो उनके इस मॉडिफिकेशन इस थियरी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि कौन सा मॉडिफिकेशन यूज़फुल है कौन सा मॉडिफिकेशन यूजलेस है देर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस इस बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि कैसे वो चेंजेस हो रहा है या जो अब्रप्ट है जो फास्ट चेंजेस है वो क्या कैसे हो रहा है इररेस्पेक्टिव ऑल दिस ऑब्जेक्शन ये ऑब्जेक्शन होने के बावजूद भी डार्विन्स वर्क्स ऑन इवोल्यूशन हैज़ बीन अ माइलस्टोन मतलब इन्होंने शुरुआत तो की थी इनका जो वर्क है इसको एक कदम दिखाते कि हाँ लोगों को एक ज़रिया मिला
उस सिलेक्शन के, उस थियरी के ऊपर उनको एक ज़रिया मिला कि वो आगे कुछ और सर्च कर पाए. ओके. Introduction to Scientists. Charles Robert Darwin, 1809 to 1882. Okay. This English biologist proposed the theory of evolution. He showed that all the species of living organisms have been gradually evolved over the periods of thousands of years. इनके जो थियरी था उसमें इन्होंने बताया कि ऑल द जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है gradually evolved हुए. It's in the period of thousands of years, not in a 1 year 2 year. It takes a lot of year. Okay. From common ancestor, जैसे कि हमने एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस में पढ़ा कि एक कॉमन एंसेस्टर से ये इवॉल्व हुए हैं. ही प्रपोज दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवोल्यूशन. इन्होंने और एक चीज़ बोला कि नेचुरल सिलेक्शन प्रिंसिपल यही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इवोल्यूशन के लिए. ही वॉज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन. ओके. Now we proceed further, that is Lamarckism. John Baptist Lamarck proposed the morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. अब John Baptist Lamarck इन्होंने क्या प्रपोज किया? He proposed द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. मॉर्फोलॉजिकल मतलब आपने देखा कि हमने प्लांट्स के एग्जांपल्स देखे थे, एनिमल्स के एग्जांपल देखे थे कि देयर आइज वॉज इन फ्रंट, ईयर्स थे, नोज भी सामने था, माउथ. तो ऐसे तो ये क्या बता रही है कि द चेंजेस दैट ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, एंड द रीज़न बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटी और लेजीनेस. अब वो चेंजेस के पीछे रीज़न क्या है? या तो उनकी वैसी एक्टिविटी होगी या तो उनका आलसपन होगा, लेजीनेस. ही कॉल्ड दिस कंसेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. उन्होंने इस कंसेप्ट को क्या बोला गया? यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. मार्क करना, लेमार्किज्म शॉर्ट नोट्स आते हैं पेपर में स्टूडेंट्स. फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स. अब उन्होंने अपने इसमें बोला कि जो पहले जिराफ आप देख रहे हो ऐसे थे. उनका कहना ऐसा है कि जो जिराफ की जो गर्दन इतनी लंबी है वो किस कारण से हो सकती है कि वो ज़्यादा ऊंचे पेड़ों से पत्ते खाता था. ओके. बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशन. और ऐसे एक जनरेशन नहीं, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ऐसे होते गया. सिमिलरली शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट. आप लोहार को देखते हो जो लोखंड से सामान बनाता है, औजार बनाता है, वो कंटिन्यूस उस लोहे पर हथौड़ी पीटता है. या तो इनका बोलना भी ऐसा है कि जो हमारे आयरन स्मिथ है, लोहार जो है, वो उनके जो शोल्डर्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज दे आर कंटिन्यूसिंग हैमरिंग मूवमेंट्स में रहते हैं, इसके लिए उनके जो शोल्डर्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग है. विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़. अब जो ऑस्ट्रिच है और ईमू आप जानते हो कि ज़्यादा उड़ नहीं पाते, और ऑस्ट्रिच तो कितना हैवी होता है. तो इनका बोलना ऐसा है कि इनके जो विंग्स है ये उड़ते नहीं हैं, मतलब इन्होंने यूज़ नहीं किया, इसके लिए उसका कोई यूज़ ही नहीं है. वीक हो गए, वो कमज़ोर हो गए बिकॉज ऑफ नो यूज़. लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर, एंड स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी फॉर बोरोइंग हैबिट. तो लेग्स ऑफ डक और स्वान, उनके लेग्स ने उनको हेल्प किया स्विम करने के लिए, यस, वो वाटर में रह सके. एंड ऐसा कहा जाता है कि स्नेक्स को भी लेग्स थे, बट उसकी आदत थी रेंगने की और वो खड्डे में बोरोज करके रहता था ज़मीन में, तो ये लेग्स भी क्या हो गए? लॉस, चले गए. ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. ये सब जो एग्जाम्पल्स है ये किसके टाइप से? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स टाइप से. मतलब वो उस हैबिटेट से अपने आप को, उस हैबिटेट में उन्होंने सर्वाइव कर लिया, सस्टेन कर लिया, अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया. एंड आर ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन. दिस इज कॉल्ड एज थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स और लेमार्किज्म. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थियरी ऑफ इनहेरिटेंस. उस चीज़ को, उस काम को लेके आगे चलना. एंड एक्वायर कैरेक्टर्स और लेमार्किज्म, या तो आप उसको एक्वायर कैरेक्टर्स भी इसको क्वेश्चन आ सकता है, या तो इसको लेमार्किज्म. दोनों थिंग क्या है? सेम है. नाउ
Developments of organs due to specific activities on their degeneration due to no use at all was widely accepted, but transfer of those characters from generation to generation was rejected. अब उस एटमॉस्फेयर में रह के उनके ऑर्गन्स ने कुछ एक्टिव डीजनरेशन किया था, मतलब चीज़ें कुछ चली गई थी ड्यू टू नो यूज़, ये एक्सेप्ट किया गया, बट ट्रांसफ़र होता है जनरेशन टू जनरेशन, ये थियरी उनकी एक्सेप्ट नहीं की गई, रिजेक्ट हुआ गया, बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मैनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशन ब्रॉड इनर्स आर नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन. मतलब बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स देखे गए कि जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, एंड देयर बाय लेमार्क्स थियरी वॉज डिसअप्रूव्ड. तो इसी वजह से लेमार्क की थियरी जो थी वो क्या हुई, इट वॉज डिसअप्रूव्ड. The living organism can transfer the characters which it has acquired to the next generation. This is called ancestry of acquired characters. Okay, what is ancestry? जो ancestry हमारे पूर्वजों से हमें मिला रहा है, क्या है? The living organism क्या करता है, अपने क्या ट्रांसफ़र करता है, अपने कैरेक्टर्स को जो वो अक्वायर कर चुका है, किसको? नेक्स्ट जनरेशन को. इसी को हम बोलते हैं एंसेस्ट्री ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स. ओके, नाउ हियर हमारे लमार्क के बारे में बताया गया है. जियान बैप्टिस्ट लेमार्क 1744 to 1829. Lamarck proposed that the activities of the organisms are responsible for their evolution. इन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी में कि जो एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनिजम्स की वही रेस्पॉन्सिबल है चेंजेस लाने में. This French naturalist proposed that each animal or plant undergoes some changes in its lifestyle and those changes are transferred to the next generation. इन्होंने अपनी थियरी में क्या प्रपोज किया कि जो भी एनिमल्स है या प्लांट्स है वो अपने लाइफ स्पैन में अब कुछ चेंजेस अंडरगो करते हैं एंड वो चेंजेस क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर्स होता है. ओके, एंड सच चेंजेस ऑकर इन सब्सिक्वेंट जनरेशन टू. सो दिस वॉज लेमार्किज्म. कल हम ये स्पेसिएशन, कल नहीं मंडे, एंड ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसे आई थिंक या वी विल कंप्लीट दिस लेसन ऑन मंडे. ओके, प्लीज स्टूडेंट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर स्टेइंग ऑन माई चैनल. टेक केयर, बाय.